नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा क्षितिज क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल एक साइंस का हम सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज जो है कि 800 क्वेश्चन का रहने वाला है साइंस का, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट करवाया जाएगा और ये बिल्कुल आपका टॉपिक वाइज रहने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। तो आप सभी इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की सेक्शन में कुछ लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद दूसरे दिन फिर आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे और तीसरे दिन फिर एक टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। आज की इस लेक्चर में एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को पूरा हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में पूरा एक सब्जेक्ट को हमसे कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और हर प्रश्न को आपसे याद जरूर कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके पेपर के लिए। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी। आइए पहला टॉपिक से हम सभी देखते हैं यांत्रिकी, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। क्वेश्चन है कि कार्य की इकाई क्या है। तो देखिए, कार्य की इकाई जूल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ऊर्जा की भी इकाई आपका जूल ही होता है। तो ये फैक्ट पर भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। बिल्कुल रैपिड फायर की तरह आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बारीकी से, ध्यान से हर प्रश्न को देखिएगा आप सभी। प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। इसको अगर याद कर लेते हैं और बाकी बात प्रैक्टिस करते रहिएगा तो चीज़ें आपका रिवाइज होते चलेगा। एम्पियर मात्रक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पारसेक इकाई है। तो देखिए पारसेक जो है ये आपका दूरी की इकाई होता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो देखिए अगर ल्यूमेन की बात किया जाए तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, जबकि केंडला की बात किया जाए तो ज्योति तीव्रता होगा केंडला का। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्यूरी की इसकी इकाई है। तो देखिए क्यूरी जो है ये आपका रेडियो एक्टिव धारिता की इकाई है। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा। नीचे देखिएगा आपको हाथ के आकार में आप सभी को एक थंब किया हुआ दिखाई देगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा आप सभी। और उसके बाद इस साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा आप सभी। और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेडियो एक्टिव धारिता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है दाब मात्रक है। तो देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, याद रखिएगा आप सभी। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, केंडला मात्रक है। तो देखिए केंडला जो है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अभी आपको बताए थे, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 9 नंबर कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो अभी बताए थे कि ऊर्जा की इकाई जो है वो जूल है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो देखिए खाद्य ऊर्जा को हम सभी किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और बिल्कुल थोड़ा हम फास्ट चलने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और प्रश्न को रिपीट करते चलना है आप सभी को, ताकि चीज़ें आपको याद हो। मेन पर्पस है कि प्रश्न याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी याद कीजिए आप। और हम आपको बार बार कहते हैं कि जिस दिन प्रश्न आपको याद करने का क्षमता आ गया तो समझ लीजिए उस दिन सिलेक्शन आप ही का होने वाला है। तो दबा के प्रश्न को याद कीजिए आप सभी। जितना मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए, भरदम मेहनत कीजिए आप सभी। मेहनत क्या करना है, जैसे थ्योरी पढ़े ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बना के प्रश्न याद कीजिए आप सभी, तभी आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विद्युत का मात्रा की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। याद रखिएगा विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए लेंस की शक्ति की इकाई की बात किया जाए तो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो देखिए डेसिबल से हम सभी क्या करते हैं, वातावरण में जो ध्वनि की प्रबलता होता है उसी को मापते हैं। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है। और लास्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को जांच पाइएगा। तो मिनिमम फी में अभी तैयारी करवा रहे हैं हम आप सभी को। तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से, फटाफट ज्वाइन
कर लीजिए, अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम वही चीज़ें दिए हैं जो पेपर में पूछा जाता है, टू द पॉइंट चीज़ें दिए हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट बहुत सारा चीज़ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ के पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए अगर एक सीट पक्का करना है सरकारी कॉलेज में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वीडियो बना दिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए युवा शक्ति जेईई को भी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा डाउनलोड करके। अगला है यंग प्रतिस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर यंग प्रतिस्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? चलिए कोई बता सकते हैं सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी एक निश्चित दिशा हो। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। सदिश राशि क्या है? जिसकी एक निश्चित दिशा हो और निश्चित दिशा के साथ में परिमाण भी हो। जैसे कह सकते कि वेग हो गया या संवेग हो गया या कोणीय वेग हो गया, ये सभी आपका सदिश राशि का उदाहरण है। इसके अलावा बल भी जो होता है ये सदिश राशि का उदाहरण है। भार भी जो होता है सदिश राशि का उदाहरण है। विस्थापन भी सदिश राशि है। रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपका सदिश राशि का उदाहरण है। जबकि द्रव्यमान जो है ये आपका अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होता, नहीं परिणाम होता है, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि चाल हो गया, चाल की कोई निश्चित दिशा नहीं है, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, द्रव्यमान की कोई निश्चित दिशा नहीं है, आयतन हो गया, ताप हो गया, ये सभी अदिश राशि है। समय भी आपका अदिश राशि है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि कौन सा सदिश नहीं है, तो द्रव्यमान सदिश नहीं है, ये आपका अदिश है। अगला है अदिश राशि है। तो देखिए अदिश राशि की बात किया जाए तो सबसे पहले सदिश को छांट लीजिए। बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा एक अदिश राशि है और ऊर्जा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए सदिश राशि नहीं की बात की गया तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सदिश राशि है कौन सा। वेग, बल, विस्थापन सदिश राशि है, तो आयतन क्या हो जाएगा? ये आपका सदिश नहीं, ये आपका अदिश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए द्रव्यमान नहीं होगा, लंबाई नहीं होगा, समय भी नहीं होगा, तो वेग बच गया, तो वेग ही आपका सदिश राशि होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की। तो शून्य से जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है उसका जो है कि एक समान त्वरण होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो अचानक अगर खड़ा हो जाता है तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया ये होती है न्यूटन के तीसरे गति से, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कई बार आपको बताए थे कि एक नाव पानी में तैर रहा है, इस पे कोई खड़ा व्यक्ति अगर जमीन स्थल पे आता है तो देखिएगा नाव पीछे खिसक जाता है। तो ये क्या हुआ? एक साइड उतरे दूसरे साइड चल गया। तो क्रिया टू प्रतिक्रिया, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, अगर आपके पास क्षमता है तो निश्चित है कि आप घुमा के उसको 2 थप्पड़ दे दीजिएगा। तो ये क्या हुआ? क्रिया टू प्रतिक्रिया हो गया। तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है, याद रखिएगा, जो संवेग संरक्षण सिद्धांत देखते हैं, जैसे कहते हैं रॉकेट जो आसमान में उड़ता है या अंतरिक्ष में जाता है वो न्यूटन की तीसरे गति पर ही कार्य करता है, या ऑप्शन में संवेग संरक्षण भी दिया रहता है। जैसे कह सकते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे एक कंबल है, ठीक है, कंबल में बहुत सारा धूल लगा हुआ है, तो जब तक उस पर हम डंडा या झाड़ेंगे नहीं तब तक वो धूल उसी में रहेगा। जिस दिन झाड़ देंगे, अपना बल लगा देंगे, यानी कि बाहरी बल लगा देंगे, उस कंबल से धूलदार निकल जाएगा या जो भी कचरा है वो बाहर हो जाएगा। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है। अगला है जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण ये संभव होता है? तो जल में तैरना ये भी आपका तीसरा गति के
नियम के कारण संभव है। यहाँ पर भी क्रिया टू प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि जल में जाइएगा तो एक हाथ आगे मरिएगा, उसके बाद पानी को पीछे टारिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, क्रिया टू प्रतिक्रिया हुआ। तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम होगा ये। चीजें क्लियर हैं? ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन के किस गति का नियम है? तो अभी बताए थे कि न्यूटन का ये पहले गति का नियम है, यानी कि जो न्यूटन चचा है, जो सेब खा के नहीं इतना बड़ा थ्योरी लिखवा दिया, उसी का ये देन है। अगला है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो अभी आपको बताएं कि न्यूटन की पहले गति को नियम को हम भी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी एग्जाम्पल में बताए थे कि रॉकेट जो है ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या न्यूटन की तीसरे गति के नियम पर कार्य करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बल गुणनफल है। तो जो बल गुणनफल होता है ये किसका होता है? द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति होगा। तो देखिए, जैसे कह सकते हैं कि जो भार पृथ्वी पे है वही भार चंद्रमा पर नहीं रहता, वहां पर जाके क्या हो जाता है, घट जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि भार घट जाएगा बट मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि कहते हैं कि जिस आकार का आप थे उसी आकार का रहिएगा। अगर मोटा है तो मोटा ही रहिएगा, बट अगर वजन आपका 100 kg है तो वो घट जाएगा। आप सभी को पता है कि चंद्रमा का वजन की बात किया जाए तो 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर किसी भी चीज का मान 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका मान कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। याद रखिएगा, यानी कि चंद्रमा पर जाने के बाद क्या होता है, वजन घट जाता है बट मात्रा अपरिवर्तित रहता है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जिस आकार का थे उसी आकार का रहिएगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो घट जाएगा, सिंपल है। जैसे अभी आपको हम बताएं, आराम से कर सकते हैं प्रश्न का आंसर। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं तो क्या होगा? देखिए, भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो ये क्या है, पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। इसे हम सभी क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और ये आपका भूमध्य रेखा है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं, यहां से हम ध्रुव की ओर जाएंगे, तब जो है कि क्या होगा? तो याद रखिएगा, बढ़ेगा। याद रखेंगे आप सभी, क्या बढ़ेगा, मेरा वजन बढ़ेगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वजन बढ़ता है और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर वजन घटता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतिलप है, यानी कि नहीं के बराबर है गुरुत्वाकर्षण वहां पे। इसी कारण से क्या है कि यहाँ पर आप जैसे छलांग लगाते हैं तो गुरुत्व के कारण पृथ्वी आपको क्या करता है, नीचे खींच लेता है, बट चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर है। तो वहां पर जैसे छलांग लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर वहां पर चल जाइएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना बेसी चल जाइएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं है। तो गुरुत्व नहीं है तो काम क्या करेगा, आप पे कुछ नहीं करेगा, उड़ने लगेगा ऊपर। पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? जैसे कि पहाड़ पर, जैसे ये पहाड़ देखिए, इस पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो आगे झुक कर चढ़ता है। ऐसा क्यों झुक कर चढ़ता है पता है आप सभी को? वो अपना गुरुत्व को मेंटेन करके रखता है ताकि हम पीछे की ओर ना गिरें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए यानी कि गुरुत्व को मेंटेन करने के लिए रखता है। अगर वहीं पहाड़ पर से अगर वो नीचे उतरना होगा तो याद रखिएगा वो क्या करेगा, पीछे की ओर सिर करके उतरेगा ताकि आगे हम ना घड़के। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है, गुरुत्व को मेंटेन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि? जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर क्या होता है, पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी क्या होता है, जमने के बाद उसका आयतन बढ़ता है। पानी जमने के बाद क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। इसीलिए कभी भी बोतल में देखिएगा तो पानी रखा जाता है और जमाया जाता है तो हमेशा कम पानी रखा जाता है। अगर पूरा बोतल में पानी रख के उसको जमा दीजिएगा तो बोतल फट जाएगा।
एक बीकर में पानी बर्फ तैर रही है, बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। मान लीजिए कि एक बीकर इसमें था, इसमें पानी था, इसी के अंदर में एक बर्फ का टुकड़ा दे दिया हम और बर्फ ऊपर में तैर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, जिसके कारण से वो तैरता है उसके ऊपर में। अगर बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तब पानी का आयतन क्या होगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि। तो अभी इसका एग्जांपल हम डायरेक्ट आपको बता दिए कि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है या उसका आयतन बढ़ता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का बी राइट आंसर होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। याद रखिएगा, समुद्र में चलता हुआ जहाज जब ऊपर आएगा तो थोड़ा सा ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। मेन है इसका घनत्व ही मेन होगा कि बर्फ पानी में तैरता है जबकि अल्कोहल में डूब जाता है। तो एक ही चीज हो सकता है, क्योंकि बर्फ की तुलना में पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ का कम होता है। वहीं अल्कोहल की बात किया जाए तो अल्कोहल की तुलना में बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है, अल्कोहल का कम होता है, जिसके कारण से बर्फ उसमें डूब जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, याद रखिएगा, जिसके कारण से बर्फ पानी में तैरेगा, अल्कोहल में डूब जाएगा। अगला है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों, जबकि पानी में स्टील की गोली डूब जाती है, क्योंकि स्टील की गोली का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिसके कारण से वो डूब जाती है। और वहीं पारे में बात किया जाए तो स्टील की गोली का घनत्व पारे की तुलना में कम होती है, जिसके कारण से वो तैरने लगते हैं उसमें। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण से उस पर तैरता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित इसका घनत्व रहता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसोबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है, तो 1/10 भाग आता है, तो बी राइट आंसर होगा। सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए, उसके बाद फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। लाइक कर ले आप सभी, बिल्कुल। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। जब 2 टुकड़ा लीजिएगा बर्फ का और उसके बाद आपस में उसको दबाइएगा तो देखिएगा चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण से वो चिपक जाता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि। तो देखिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका मुख्य कारण है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाइएगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो आप स्याही देखते हैं वो क्या होता है, पेन से बाहर निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है, क्योंकि। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पानी का घनत्व बढ़ जाता है और कम ही तापमान पर जल्दी से उबलना शुरू कर देता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, यह बात संकेत करता है कि मौसम अभी। देखिए वायु दाब मापी में अचानक अगर गिरावट हो तो ये हमें संकेत बताता है कि तूफानी मौसम आने वाला है। क्या आने वाला है, तूफानी मौसम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, तो ऑप्शन में यहाँ बी करेक्ट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में,
याद रहेगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है ये आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर, जबकि दूध निकालने वाला जो क्रीम था ये किस पर कार्य कर रहा था, ये भी आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है। यानी कि सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि किसी भी चीज़ को अगर हम अंतरिक्ष में फेंकते हैं पृथ्वी तल से तो उसका पलायन वेग का मान क्या है, कि उस गति से अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से हम फेंक दें तो पुनः वो पृथ्वी पर वापस ना आ पाए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चीज़ें क्लियर हैं। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है ये कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटा होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, इसको 11.2 कीजिएगा, फेंका जाए तो पिंड क्या होगा। तो राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट पाएगा, ये पृथ्वी का परिक्रमा करते रहेगा। अगला है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरण गति के साथ ऊपर जाती हूँ तब इसको अपना भार क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अगर वही त्वरण गति के साथ नीचे आ रही हो तो भार कम लगेगा, और एक समान के साथ चल रही हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। तो बताए थे आपको 1/, कितना हो जाएगा, 6 होगा। 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा प्रति आस्था से संबंधित है हुक का सिद्धांत। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। अगर देखिएगा कि कोई भी एक जल ले लीजिएगा आप सभी, एक कप या गिलास में, और उसके ऊपर में तेल डाल दीजिएगा आप सभी, तो देखिएगा तेल जल के ऊपर में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है बताएं आप सभी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी कि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जिसके कारण से तेल फैल जाता है उस पर। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है ये आपका आर्किमिडीज होगा। तो ये आपका आर्किमिडीज हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है। तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो आयतन के बराबर पानी हटा दे तो वो नाव समुद्र में या पानी में डूब जाएगी। अब आइए यांत्रिकी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से चलेगा आपका उष्मा टॉपिक। तो हेडिंग लगाइएगा आप सभी उष्मा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेवी ने। याद रखिएगा डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस के पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का भी मात्रक जूल ही होता है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए उष्मा का सबसे अच्छा चालक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तांबा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। उष्मा का सर्वाधिक कुचालक कौन सा है। ऊन हो गया, नायलॉन हो गया, कपास या रेशम। तो राइट आंसर होगा ऊन जो है उष्मा का सबसे ज़्यादा कुचालक है, यानी कि जिससे उष्मा गमन ना कर पाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ताप का मात्रक क्या होता है। तो ताप का मात्रक केल्विन ही होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है। तो यहाँ पर 1 किलो कैलोरी पूछा गया है ना, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 4.2 × 10 जूल हो जाएगा। अगर यही 1 कैलोरी का पूछता तो
2 जूल होता है। अगला है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा। देखिए बर्फ पर दाब अगर बढ़ाइएगा तो इसका गलनांक घट जाएगा, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, ये रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप इसका -273 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। परम शून्य ताप केल्विन में। अगला है सेल्सियस में था, सेल्सियस में। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप, देखिए अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का समान तापमान। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि मानव शरीर का समान ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम सिर्फ प्रयोग करते हैं किसका। तो राइट आंसर होगा मरकरी तापमापी का प्रयोग करते हैं। बहुत ऊंचे तापमाप मापने के लिए या उच्च तापमापी का भी प्रयोग करते हैं हम सभी। तो मरकरी दिया है, तो मरकरी करेक्ट आंसर होगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं। तो राइट आंसर होगा गर्मी के कारण ट्यूब फटता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। गर्मी के सीजन में अधिकांशतः हवा भरते भरते ट्यूब फट जाता है, वो गर्मी के कारण फटता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है इसका दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोलन में लगा हुआ आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण से लोलक की घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। अगला है 2 रेल पटरियां के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। जब 2 पटरी देखिएगा तो इसके बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है। जैसे रेल उस पटरी पे दौड़ता है तो वो क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म होते होते वो सट जाता है, ठीक है। तो अगर गैप नहीं छोड़ेगा तो ज़्यादा सटने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें उभार हो जाएगा, और वहीं ठंडी होने के बाद क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की विधि है। तो देखिए ऊष्मा संचरण की विधि चालन विधि, जैसे कि क्षण गर्म होता है चालन विधि, वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि। याद रखिएगा जो सूर्य का ऊष्मा जो पृथ्वी पे आता है वो आपका विकिरण की विधि। तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, याद रखिएगा आप सभी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद तांबा आपको टिक करना है, तो पहला चांदी को प्राथमिकता देना है। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। राइट आंसर होगा उसमें विकिरण को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्मी होगी, याद रखिएगा आप सभी। एक कमरा को बंद कर दीजिए और टेबल फैन चला दीजिए तो गर्मी ज़्यादा लगेगा आपको। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा सबसे अच्छा कुचालक है, यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, कुचालक की नहीं, सुचालक की बात किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का पानी जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अवरक्त किरण, याद रखिएगा। अवरक्त किरण जो है ये आपका सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला आगे है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि वे। तो ऊनी कपड़ा जो है सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है
इसका कारण है कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, जो ऊनी कपड़े हैं ये ताप के अच्छे रोधक रहते हैं, जिसके कारण से हमारा शरीर का तापमान क्या रहता है, मेंटेन रहता है और हमें ठंडा ना लगता है। थर्मल फ्लॉक्स के आविष्कारक हैं। थर्मल फ्लॉक्स के आविष्कारक जो हैं ये कौन हैं? तो राइट आंसर होगा डीवार। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा बताइए कि जो ठंडी हम सभी को लगता है, ठंडी कैसे लगता है? कि बाहर से हवा निकलने के बाद ठंडी लगता है या हमारे शरीर से हवा बाहर निकलता है? बता सकते हैं आप सभी? नहीं, हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर जाने के कारण हमें ठंडा महसूस लगता है, क्योंकि हम सभी का शरीर का तापमान ऑलरेडी देखते 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा तापमान है शरीर का। अगला है कि निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ये आपका -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला है ऊर्ध्वापातन। यह ऊर्ध्वापातज पदार्थ हैं। तो देखिए ऊर्ध्वापातन जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, जैसे कपूर जो होते हैं, कपूर ये सबसे अच्छा उदाहरण है ऊर्ध्वापातन का। तो याद रखिएगा आपसे, कपूर हो जाएगा, नैप्थलीन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ये तीनों ऊर्ध्वापातन का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट ठोस रहता है। जैसे ही इसमें आग दीजिएगा आप सभी, ये तुरंत गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा आप सभी। तो जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदले उसी को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। गलनांक के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि ठोस जब गल जाए या पिघल जाए उसे क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं, द्रव कहते हैं। अगला है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो कोई ठोस पदार्थ है, उसमें अगर ताप दीजिएगा और वो पिघल कर द्रव बन जाए तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? उसे हम सभी गलनांक कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, गलनांक हो जाएगा, क्योंकि वो गल रहा है, पिघल रहा है। अगला है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को हम सभी किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा कोई द्रव है और उसको हम ठोस बना दिए तो वो क्या हो जाएगा, बताएं आप सभी को? किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस का उदाहरण होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा वाष्पीकरण क्या होता है? कि कोई भी द्रव था और डायरेक्ट वो भाप में बदल गया, द्रव भाप में बदल गया तो वो क्या हो गया? वाष्पन हो गया। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा पिघल जाने से गिलास में पानी का आयतन क्या होगा? तो कोई परिभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बर्फ पिघले या कुछ भी हो, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद उड़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट समान तापमान बनाए रखता है। अगला है सूर्य की सतह का ताप होता है। तो देखिए सूर्य की सतह की ताप की बात यहाँ पर किया गया है, तो 6000 डिग्री केल्विन होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से हम सभी किरण लेते हैं और उसको विद्युत में बदल देते हैं, इसका कार्य कौन करता है? सौर सेल करता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, सौर सेल करता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? जनरेटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? मोटर करता है। उसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? विद्युत सेल करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 डिग्री केल्विन एवं भाप बिंदु डैश पर अंकित किया जाता है। हिमांक को 273 डिग्री केल्विन, तो भाप को अंकित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 373 डिग्री पर किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। यानी कि हिमांक मतलब क्या हो? गलन बिंदु, यानी कि जमाव बिंदु 273 डिग्री केल्विन है, तो वहीं पर भाप बिंदु यानी कि वो पूरा तापमान के साथ में भाप बन के उड़ना शुरू कर दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 373 डिग्री केल्विन होगा। अब यहाँ से देखिए ऊष्मा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप सभी का शुरू होगा ध्वनि यानी कि साउंड शुरू होगा। तो आपसे हेडिंग लगाइएगा साउंड का। पहला प्रश्न है कि अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। तो देखिए अवस्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चमगादड़ प्रासरव तरंगों कि उत्पन्न करके उसकी सहायता से उड़ते हैं। तो चमगादड़ प्रासरव तरंगे उत्पन्न करके उसकी सहायता से रात में ये उड़ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको दिखाई नहीं देता है, प्रासरव तरंग छोड़ते हैं और वही जैसे रास्ता में अगर कोई भी चीज़ आया तो समझ जाता है
कि आगे कुछ है खतरा, और जैसे पार हो गया तो समझ लीजिए कोई खतरा नहीं है, तो वो पराश्रव्य तरंग की मदद से वो अपना रास्ता साफ कर लेता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, याद रखिएगा आप सभी। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक ठोस में गमन करती है या स्टील में। अगला है ध्वनि तरंगों की अधिकतम चाल किस में होती है, तो इस्पात या ठोस कह सकते हैं आप सभी, या स्टील भी दिया रहता है। निर्वात में सिर्फ प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो निर्वात इसका नहीं होगा। अगला है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, 330 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि का वेग होता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुयान के। अगला है डेसिबल है, तो डेसिबल ध्वनि अस्त्र की मापने की इकाई है डेसिबल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ में होती है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसी कारण से हमें आवाज़ इसका पतला सुनाई आपको देता है और पुरुषों का मोटा आवाज़ सुनाई देता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा उसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। डेसिबल की यहाँ पर बात किया कि ज़्यादा शोरगुल जो होता है किस डेसिबल से अधिक मनुष्य के लिए खतरा हो सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, 95 dB, 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो देखिए प्रतिध्वनि के कारण की बात किया जाए तो ऑप्शन में ए हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड के लिए रहता है, 1/10 सेकेंड इसको कर लीजिएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये आपका परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो सी राइट आंसर होगा इसका। ध्यान दीजिएगा परावर्तन के कारण। अगला है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर डैश तक होती है। यहाँ पर श्रव्य तरंगों की बात किया गया है और इस तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा आप सभी, ये श्रव्य तरंग। और अविश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होता है, जबकि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है, जिसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग लाए जाते हैं, तो देखिए सोनार का प्रयोग 9 संचालकों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक वेव ही छोड़ा जाते हैं, जैसे कि अगर रास्ता पता करना होता है समुद्र में जहाज के द्वारा, तो वह अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा ही पता करता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित हैं, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ध्वनि से। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप सभी का ध्वनि कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से शुरू होगा आपका प्रकाश, तो हेडिंग लगाइएगा प्रकाश। क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग, याद रखिएगा आप सभी। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य होते हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये आपका हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हैं। अगला है कि प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम सभी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिएगा एक यहाँ पर एक चिकना पृष्ठ था, यहाँ से एक प्रकाश आया और एक चिकना पृष्ठ पे यहाँ पे टकराया और उसके बाद पुनः उसी रास्ता में चल गया, तो इसे हम सभी परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब बर्तन में क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको थोड़ा सा उठ के दिखाई देगा या टेढ़ा दिखाई देगा, जैसे कि एक समुद्र में पानी है, ठीक है, इसमें मछली तैर रही है, तो मछली जो दिखाई देगा आपको हमेशा थोड़ा सा जिस जगह पे है उससे थोड़ा आपको
ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि एक पानी गिलास में भरा हुआ है और इसमें सिक्का आप डुबा दीजिए तो सिक्का आपको जिस अवस्था में है उससे थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा, तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि गिलास में एक चम्मच डाल दीजिएगा और उसको देखिएगा दूर से तो आपको टेढ़ा दिखाई देगा, ये अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, ठोस में ना के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक बात किया गया है तो 1.3 सेकेंड होगा, याद रखिएगा आप सभी। चंद्रमा से पृथ्वी की बात किया गया है, या सूर्य से पृथ्वी की बात नहीं हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की बात करता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, तो सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह आपका 8 मिनट 30 सेकेंड या ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड है, तो वो भी आपको टिक करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो 8 मिनट के अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। अगला है प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिव, जिसे कोरोना कहा जाता है, यही दिखाई देता है। अगला है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होगा? विरल से सघन में आए तब क्या होगा? तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आया और उसके बाद जो है कि यानी विरल से आया सघन में, तो यहाँ देखिएगा तो अभिलंब, ये जो होता है ये अभिलंब होता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, किस पे? तो एंडोस्कोपी जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। जो आपसे ऑप्टिकल फाइबर जो देखते हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो चमकता है, ध्यान दीजिएगा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हीरे चमकदार दिखाई देता है किस कारण से? तो ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मृग तृष्णा जिसे हमसे मृग मरीचिका भी कहते हैं, इसका बनने का कारण क्या है? तो ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? तो 7 रंग होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऊपर में लाल होता है और नीचे में आपका बैगनी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बैगनी हो जाएगा। कुल 7 होते हैं। अगला है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है पता है आप सभी को? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। आकाश का रंग किसके कारण से नीला प्रतीत होता है? तो ये आपका परिकिरणन के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी ही है, जिसके कारण परिकिरणन के कारण आपको आकाश नीला दिखाई देता है, बट वास्तव में आकाश काला है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री से पूछेगा कि आकाश कैसा दिखाई देता है तो वो हमेशा बोलेगा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अभी यही बताएं कि काला दिखाई देता है। अगला है उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? जब भी देखिएगा कि सूरज उग रहा है उस समय भी आपको लाल दिखाई देगा, जब डूबेगा उस समय भी लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का परिकिरणन कम होता है, याद रखिएगा, जबकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण लाल रंग का हम सभी खतरे में भी लाल रंग का उपयोग करते हैं, जबकि अगर बैगनी रंग की बात किया जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है, ध्यान दीजिएगा आपसे। या नीला रंग का समुद्र नीला किसके कारण से प्रतीत होता है? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, जो आकाश का परावर्तन है तथा जल के कणों के परिकिरणन के कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता? देखिए विक्षेपण सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम विक्षेपण किसका है? बैगनी का है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश नीला प्रतीत होता है
क्यों होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा कि वातावरण के वायु कण सूर्य के किरणें विकिरणित करते हैं, जिसके कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है कि कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार शीशा लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का शीशा लगाया जाता है। जो साइड मिरर आप भी देखते हैं इसमें उत्तल दर्पण होता है, जबकि हेडलाइट में अवतल होता है। दांत के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो कार के हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए जो अवतल दर्पण होता है ना, ये किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाई देता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है ये क्या करता है? बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाई देता है। याद रखिएगा जो साइड मिरर लगा रहता है इसमें दूर दूर का जो कार हो गया या कोई वस्तु होते हैं तो वो देखिएगा एक छोटा सा शीशा में आपको पूरा जगह का दिखाई देगा। तो क्या करता है? बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाई देता है, बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम सभी किस दर्पण को लाते हैं? तो ये उत्तल दर्पण को ही लाते हैं, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करते हैं जैसे करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। लेंस की क्षमता का एक एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला, इसी से सारा रंग का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी है? तो 25 सेमी है, अधिकतम अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तब उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है और नज़दीक की वस्तु देख रहा है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझिएगा, जो उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे निकट की दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा उसको। तो वही पूछा गया कि दूर की नहीं दिखाई दे रहा है बट निकट की दिखाई दे रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अब निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम सिर्फ अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं दूर दृष्टि दोष की बात किया जाए तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु हमको दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है बट निकट का दिखाई नहीं देता है। अब निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। बात समझे? जोन सा दोष है, जैसे निकट है तो निकट में दिखाई देगा निकट का, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट का नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। दूर का अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए अवतल लेंस लगाएंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा उसको, दूर का नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए हम सभी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा इसका। अगला है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कि चश्मे का लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ दूर दृष्टि पूछा गया, हाइड्रोमाइपिया पूछा गया है, तो इसमें दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, वर्णधनता को किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए वर्णधनता की बात किया जाए तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। वर्णधनता किसी से भी दूर नहीं होता है और ये आपका जो होता है ये खानदानी चलते आता है। याद रखिएगा आप सभी। अगर आपके दादा को है तो आपके पिता को भी होगा, अगर आपके पिता को है तो आपके भाई या आपको भी होगा। तो ये वर्णधनता खानदानी चलता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका उपचार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि जड़ा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बाई फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जड़ा दृष्टि दोष में। अगला है मायोपिया से तात्पर्य है।
मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा मायोपिया से तात्पर्य है ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। हाइड्रोमायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, तो यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोमायोपिया से तात्पर्य है दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण के कारण से तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। अब आइए हम सभी देखते हैं विद्युत को। इससे पहले प्रकाश को देख रहे थे, अब विद्युत को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये कूलाम का नियम है कि दो आवेश के बीच लगने वाले बल जो संबंधित हैं, ये कूलाम का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी महंगा होने के कारण हम इसे बिजली में प्रयोग नहीं करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं। बिजली का कार्य बनाने के लिए व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि जो बिजली का कोई भी कार्य करते हैं तो देखिएगा व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होगा। शुष्क सेल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल। अगला प्रश्न है फैराडे का नियम संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है फ्यूज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा आपसे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत प्रकाश में परावर्तित होता है? जो ट्यूबलाइट में है इसमें व्यय जो ऊर्जा दिया जाता है कितना प्रतिशत प्रकाश में परावर्तित होता है, यानी कि प्रकाश हमको देता है? तो राइट आंसर होगा 60 से 70%। बाकी बात जो आपका 30% है वो बर्बाद हो जाता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ऊर्जा का इकाई हो जाएगा ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तड़ित चाल बनाए जाते हैं तो तांबे से बनाए जाते हैं, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। अब आइए चुंबकत्व को हम सभी देखते हैं। क्वेश्चन है, टॉपिक लगाइएगा आप सभी, हेडिंग चुंबकत्व। चुंबक क्षेत्र का मात्रा होता है, राइट आंसर हो जाएगा गॉस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण को इंगित करती है कंपास की सुई चुंबक वाला। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है सदैव, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए चुंबकीय सुई जो है ये आपका उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा उत्तर की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है या बताता है। फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम की बात किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब
चालक चुंबक क्षेत्र में हो। यही आपका बाएं हाथ के नियम को दर्शाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो दर्शाते हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, सी राइट आंसर होगा। डायनमो विद्युत जनित्र जिसे कहा जाता है, ये कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही डायनमो कार्य करता है, जिसे हम सिर्फ विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है विद्युत मोटर। लेंज का नियम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का संरक्षण ही लेंज का नियम है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। यहाँ से अब शुरू होता है आपका आधुनिक भौतिकी। समझिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा चैटविक ने। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की नाभिक का अवयव होता है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की बात किया गया था, चैटविक होता। अगर वहीं इलेक्ट्रॉन का बात करता तो जे थॉम्सन हो जाता। परमाणु के नाभिक का अवयव है, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये देखिएगा नाभिक है, इसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सेल में चक्कर लगाता है, यानी बाहर रहता है, और ये आपका ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन। अगला है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो देखिए पॉजिट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो एंडरसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉम्सन इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो ये नाभिक के भीतर में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में होती हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा आप सभी, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। क्वेश्चन है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पॉलिनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन इसे कहा जाता है। अगला है कि परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई के नाम पर पड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई के नाम पर क्यूरी पड़ा है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों, याद रखिएगा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि से हम सभी पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए रडार का उपयोग जो होता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्गदर्शन देने के लिए, रास्ता बताने के लिए या ढूंढने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि बिना शल्य चिकित्सा की पथरी का इलाज जो होता है ये किससे होता है? लेज़र से होता है। ये लेज़र किया गया है, लेजर कीजिएगा, लेजर से होता है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ से अब आइए, यहाँ से आपका शुरू होता है विविध भौतिकी का। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। उसके बाद है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका जे.एल. बेयर्ड्स के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा जे.एल. बेयर्ड्स के द्वारा किया गया था। अगला है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था?
तो ये आपका विमान का आविष्कार किया था। अगला है एक्सरे किरण का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टसन ने किया था एक्सरे किरण का आविष्कार। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था आपका H.T. मेमन ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, H.T. मेमन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है, ये आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का वाटरमैन थे, याद रखिएगा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है ये आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर किसके माप के लिए प्रयोग की जाती है? देखिए मैनोमीटर जो है ये आपका गैसों की दाब की माप के लिए प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का हम सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ से आपका कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता को। तो याद रखिएगा आप सभी, लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। वायु की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से ही मापी जाती है अपेक्षिक आर्द्रता को। तो बी राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए आज जो है कि यहीं तक आपका कंप्लीट रहने वाला है। यहाँ हम पूरा फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, लगभग 208 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएं फिजिक्स का। उसके बाद जो है कि फिर केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर बायोलॉजी का कंप्लीट होगा आप सभी का। तो आज की सेशन को हमसे यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर कुछ फिजिक्स से एक्स्ट्रा चीज़ें बनेगा तो कल हो सकता है कि और ऐड कर देंगे कल के सेशन में, तो कुछ और भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। आप सभी जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको व्हाइट कलर का बटन दिखाई देगा, उसको सब्सक्राइब करने के बाद एक आपका बेल नोटिफिकेशन आएगा, घंटी बनकर आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा उस पर क्लिक करके, ठीक है। जय हिंद।